हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, जहां पे हम कुछ एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। जैसे कि पहला टॉपिक हमारे पास जो आज की वीडियो में रहने वाला है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक जिसकी हम बात करेंगे वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। थर्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास रहेगा, दैट इज योर रेट लॉ। रेट लॉ के बाद हम काफी इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है रेट कांस्टेंट। इन टॉपिक्स के बीच में हम अपनी एनसीईआरटी को भी रीड करेंगे, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और अपनी एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है या बैक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन है या इन टेक्स्ट के क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। लास्ट वीडियो में हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, और उसके बाद जो हमने चीज पढ़ी थी वो था टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो इन दोनों टॉपिक्स को करने के बाद अब हमारे पास टाइम आता है कि हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। हम वो वाले फैक्टर देखेंगे कि जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है या फिर डिक्रीज करने में हेल्प कर रहा है। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन सच एज। रेट ऑफ रिएक्शन जो है कुछ एक एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करता है। जैसे बच्चे सबसे पहला जो फैक्टर है हमारे पास वो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रेशर इन केस ऑफ गैसेस। तो सबसे पहला फैक्टर हमारे पास ये वाला होता है। दूसरा जो फैक्टर हमारे पास है वो है टेम्परेचर। तो बच्चे टेम्परेचर भी तो एक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है। और बच्चे तीसरा जो फैक्टर हमारे पास आता है वो है कैटलिस्ट या फिर कैटेलिसिस। तो ये हमारे पास जो है वो फैक्टर है जो कि हमें फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में पढ़ना है। तो बेटा इसके बारे में हमारी एनसीईआरटी ने क्या लाइन में लिखा है तो इसको भी रीड कर लेते हैं। Rate of reaction depend on the experimental conditions such as concentration of reactant, pressure in case of gases या फिर temperature और catalyst। जो हमने लिखा है बच्चे वही चीज जो है वो एनसीईआरटी में मेंशन की गई है। तो चलिए अब हम एक एक करके इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम फैक्टर पढ़ेंगे वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम चेक करेंगे कि जैसे हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट को अगर आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, और अगर आप रिएक्टेंट को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर हमारे पास है बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। अगर मैं बोर्ड्स की बात करूं, बोर्ड्स में एचपी बोर्ड हो गया या सीबीएसई बोर्ड हो गया, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसको बहुत आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो बच्चे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बताने के लिए मैं एक रिएक्शन को कंसीडर कर लेता हूँ, और जो मैं यहाँ पे रिएक्शन कंसीडर कर रहा हूँ, मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे रिएक्टेंट ए है और इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बी। तो ये बात समझ में आ गई। तो ऐसे देखा गया कि अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा रहे हो या फिर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ा रहे हो, तो बहुत ज्यादा रिएक्शन करने के बाद ये कंक्लूजन मिला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का और रेट का कोई इफेक्ट देखेंगे तो वहां पे कोई भी आपको ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी रिएक्शन करने के बाद ये बात कंक्लूड हुई कि रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसीलिए इस रिएक्शन के बेसिस पे मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि भैया जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रिएक्शन की जो स्पीड होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि मेरे पास रिएक्टेंट ए है तो मैंने क्या लिखा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। या फिर मैं नॉर्मल वे में कैसे बोल सकता हूँ बच्चों, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो बच्चों एक बात का ध्यान रखेंगे, कंसंट्रेशन को जो हम बताते हैं वो इन ब्रैकेट से बताते हैं, स्क्वायर शेप ब्रैकेट से बताते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करता है बच्चे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर बच्चों आप रिएक्टेंट को बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ेगी, और अगर आपने कभी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया तो आपका इस रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। आई होप बात समझ में आई होगी। तो चलिए इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। It is experimentally observed that rate of reaction decrease with the decrease in concentration of reactant and increase with increase in concentration of reactant। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो रेट भी बढ़ेगा, और अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करोगे तो बच्चे आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज करेगा। तो मेरे पास ये कंक्लूजन आता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो बच्चे, इसी के बेसिस पे जैसे कि हमने अभी देखा कि रेट जो है, रेट किस पे डिपेंड करती है बच्चे, रेट हमारा जो डिपेंड करता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। बच्चों इस चीज के बारे में दो लोगों ने हमें और बताया। सबसे पहला जो बताया वो हमको बताया लोमा ने, LOMA। लोमा का क्या मतलब है बच्चे, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन ने भी हमको यही चीज बताई, लेकिन थोड़ा सा एलेबोरेट फॉर्म में।
और दूसरा जो हमारे पास आया वो आया रेट लॉ में ने भी हमें यही बताया कि रेट जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। और अगर मैं बच्चों इंपॉर्टेंस की बात बताऊं आपको, सीबीएसई, एचपी बोर्ड या नीट या जे की बात करूं, आपका रेट लॉ जो है वो हर साल पेपर में काफी अच्छी वेटेज रखता है। एचपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, नीट हो, जेई हो, आपका रेट लॉ से क्वेश्चन पक्का आता है। लेकिन अगर रेट लॉ से आते तो हम ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्यों कर रहे हैं? बेटा ये हमको करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अगर रेट लॉ समझना है तो आपका रास्ता जो है वो लोमा से ही होता हुआ जा रहा होता है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या आएगा बच्चों? लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, उसको हम लोमा भी कहते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन को LOMA भी बोलते हैं। इसको एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं और उसके बेसिस पे अंडरस्टैंड करते हैं कि ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। तो बच्चे मैंने एक रिएक्शन को कंसीडर किया है जहां पे ये दोनों मेरे पास क्या है बच्चों? रिएक्टेंट है। और क्योंकि रेट जो है वो प्रोडक्ट पे डिपेंड ही नहीं करता, तो मुझे यहाँ पे मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो बन क्या रहा है। आई होप बात समझ में आई होगी। तो मैंने हमारे पास यहाँ पे क्या बताया था आपको कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करता है? रेट जो है वो कंसेंट्रेशन ऑफ किस पे डिपेंड करता है बच्चे? रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। तो मेरे पास दो रिएक्टेंट है और ये क्या है बच्चों? ये इसकी स्टोइशियोमेट्री है। स्टोइशियोमेट्री का क्या मतलब है? जैसे मैंने लिखा N2 और यहाँ पे 3H2 गिव राइज टू 2NH3। तो बच्चे ये जो रिएक्टेंट के आगे जो नंबर है बच्चे, जैसे इसके आगे 1 है, इसके आगे 3 है, तो ये होता है स्टोइशियोमेट्री। तो ये आपके पास रिएक्टेंट है और इसके आगे वाला जो A और B है वो आपकी क्या होगी बच्चों? स्टोइशियोमेट्री होगी। आई होप बात समझ में आई होगी। तो सिंपल सी बात, अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास वो फैक्टर था, तो उनके अकॉर्डिंग बच्चे जो रेट ऑफ रिएक्शन थी, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? रेट जो होता है वो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट मेरे पास क्या है बच्चे? ए और बी है, तो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए लिख दूंगा। ए मैंने लिख दिया और बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ बी मैंने लिख दिया। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। लेकिन ये एक और बात बोलता है, मैंने आपको बताया था कि जो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसके अलावा बच्चे मैंने आपको बोला था कि दो लोग होते हैं, एक हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन आता है और एक हमारे पास क्या आता है बच्चों? रेट लॉ। लॉ ऑफ मास एक्शन इसके अलावा और क्या बोलता है यहां पे ध्यान से चेक करेंगे। ये बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन रेज टू पावर इट्स स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मतलब ए के ऊपर कितना आएगा बच्चों? ए के ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ ए के ऊपर आएगा स्मॉल ए, मतलब स्टोइशियोमेट्री ऑफ ए, और बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ बी के ऊपर क्या आएगा? स्टोइशियोमेट्री ऑफ बी। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। तो हमारे पास जो रेट आ जाएगा, रेट जब आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो रेट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? रेट कांस्टेंट, और यहाँ पे ए की पावर ए और बच्चों बी की पावर बी आ जाएगी। बी की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी? बी। तो इसको आप जो है वो बंद कर देंगे और ये वाली जो चीज हमारे पास थी वो हमारे पास क्या था? लॉ ऑफ मास एक्शन। तो बच्चों इसको डिफाइन कैसे करते हैं? चलिए इसको रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर इट्स स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो बच्चे ये क्या बोलता है कि जो रेट है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर इट्स स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बस इतनी सी बात आपको लिखनी है अगर कभी भी लॉ ऑफ मास एक्शन आता है। लेकिन बच्चों इसके बाद हमको लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद रेट लॉ की, जो रेट लॉ है उसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि बच्चे इसके कुछ एक ड्रॉबैक्स है और ये ड्रॉबैक्स पेपर में पूछ दिए जाते हैं। सबसे पहला जो लॉ ऑफ मास एक्शन का जो ड्रॉबैक है, वो सबसे पहला ड्रॉबैक ये था कि इट इज नॉट एप्लीकेबल यूनिवर्सली। हर एक रिएक्शन में बच्चों ये एप्लीकेबल आपका नहीं होता है। और मैं अगर आपको बात बताऊं, ये सिर्फ कहां पे होता है एप्लीकेबल? मैं यहां पे लिख देता हूं, इट इज एप्लीकेबल ओनली एट एलिमेंट्री रिएक्शन। ये कहां पे लगेगा बच्चे? एलिमेंट्री रिएक्शन। ये एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है बच्चों? एक या दो क्लास के बाद हम इस चीज को देखेंगे कि हमारे पास जो है वो रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो दो तरह की होगी। एक हमारे पास होगी बच्चे एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरी हमारे पास क्या होगी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। वहां पे मैं आपको बताऊंगा एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है। लेकिन अभी के लिए आप ध्यान रखेंगे कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन होगा हर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन अगर मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊं, जो सिंगल स्टेप में रिएक्शन खत्म हो जाती है उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चे? आप एलिमेंट्री रिएक्शन। आई होप बात समझ में आएगी। दूसरी बात हमारे पास क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लॉ ऑफ मास एक्शन इज कंप्लीटली ए थ्योरेटिकल लॉ। लॉ ऑफ मास एक्शन किस पे डिपेंड करता है बच्चे? ये जस्ट किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता, ये थ्योरेटिकल लॉ है। रिएक्शन देखी और आपने लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो लिख लिया, तो ये आपका सिंपल सा एक थ्योरेटिकल लॉ है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको कभी बोल के रखा है कि हमारे पास एक रिएक्शन है जो कि हमारे पास कौन सी है, ये हमारे पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल N2 और यहाँ पे 3H2 गिव राइज टू 2NH3 और यहाँ पे लिख के रखा है कि इट इज एन
इट इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर आपको बोल के रखा है कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है तो बच्चे रेट कैसे लिखेंगे आप? रेट इज इक्वल टू, या रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट N2, और यहाँ पे क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ H2। और बच्चे ये आपके पास लिख दिया। अगर आप एलिमेंट्री रिएक्शन लिख रहे हो तो इसके लिए रेट लॉ लिख सकते हैं, मतलब इसकी स्टोइकियोमेट्री 1 है तो इसके ऊपर कितना चला जाएगा बच्चे? N2 के ऊपर जाएगा 1, और बच्चे H2 के ऊपर कितना चला जाएगा? 3। और उसके बाद अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? रेट कांस्टेंट, और यहाँ पे आएगा N2 की पावर 1 और बच्चे H2 की पावर 3। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक बात का आपको डाउट अभी भी रहा होगा कि सर आपने ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाया है तो उसकी जगह पे ये जो के है ये क्या होता है? इसको बच्चों हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? रेट कांस्टेंट। देखो यहाँ पे के क्या होता है बच्चे? के हमारे पास होता है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को हम इसी वीडियो में आगे जो है वो देखने वाले हैं। तो अभी के लिए मैं सिर्फ आपको रेट कांस्टेंट छोड़ रहा हूं क्योंकि हमारे पास ये जो चीज है उसको रेट लॉ में बहुत अच्छे से डिफाइन हो रही होगी। तो अभी के लिए आप रेट कांस्टेंट को जस्ट डायरेक्ट याद रखेंगे। अभी थोड़ी सी देर में आप जो है वो रेट कांस्टेंट को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहे होंगे। आई होप लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो चीज हमको करनी है वो है रेट लॉ। अगर हम रेट लॉ की बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले अगर आपको रेट समझ में आ गया तो आपको काफी चीजें जो है वो कैप्चर हो जाएगी इस चैप्टर की आपके लिए। दूसरी चीज जो मैं आपको बोलूंगा वो है रेट लॉ। रेट लॉ में ऐसी ऐसी चीजें आएगी जैसे कि फॉर एग्जांपल रेट लॉ, सबसे पहले तो रेट लॉ जो है अपने आप में ही काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो यहाँ पे हम चीज पढ़ेंगे वो होगा बच्चे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पढ़ने के बाद हम जो चीज पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रेट कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारा जो टॉपिक है बच्चे वो रेट लॉ के अंडर ही आएगा। तो रेट लॉ को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो आपके पास मेन डिफरेंस था, मेन डिफरेंस किसके बीच में? जैसे मैंने आपको बोला कि रेट जो है वो किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया कि इस चीज को दो लोग एक्सप्लेन करेंगे, एक हमको करेगा लॉ ऑफ मास एक्शन और दूसरा हमको कौन करेगा बेटे? रेट लॉ। सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि ये एक थ्योरेटिकल फैक्टर है। सिर्फ थ्योरी से देख के आप बता सकते हो कि आपका लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, लेकिन रेट लॉ जो है, रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है। आप जस्ट एक रिएक्शन को देख के रेट लॉ कभी भी नहीं लिख सकते। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चे? रेट लॉ जो है एन एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन विच रिलेट द रेट ऑफ रिएक्शन विद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ एक ऐसा लॉ है जो कि रेट को कंसंट्रेशन से कंपेयर करता है, लेकिन कैसे बच्चे? एक एक्सपेरिमेंटल वे से। कोई तुक्का नहीं मारता यहाँ पे या कोई थ्योरेटिकल फॉर्म में आपको चीजें नहीं बता देता है। ये एक एक्सपेरिमेंटल तरीके से आपको बताता है कि रेट जो है वो कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। तो आई होप रेट लॉ जो है उसकी पहली चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं कि रेट लॉ डिफाइन कैसे करता है। रेट लॉ को डिफाइन करने से पहले मैं एक रिएक्शन को कंसीडर करता हूं और मैं आपको उसको एक्सप्लेन करके बताता हूं। देखो बच्चे, रेट लॉ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक रिएक्शन है बच्चे, ये रिएक्शन है। तो रेट लॉ जो है वो रेट लॉ किस पे डिपेंड करता है बच्चे? रेट लॉ भी जो है, रेट लॉ का भी तो रेट है, किस पे डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे ए है बच्चों और यहाँ पे क्या है? बी है। तो ये हमारे पास क्या है? ए भी रिएक्टेंट है और बी भी हमारे पास रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट पे जो चीजें है वो डिपेंड नहीं करती। इतनी बात क्लियर है? अब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन बच्चों लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता था? रेज टू पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। लेकिन ये क्या बोलेगा? रेज टू पावर सम ऑफ द कोफिशिएंट एक्स एंड वाई विच इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सिंपल सी बात है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ए भी रिएक्टेंट है, बी भी रिएक्टेंट है, लेकिन रेज टू पावर सम ऑफ द कोफिशिएंट, ऊपर कुछ भी एक्स और वाई आ जाएगा जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि एक्स एंड वाई आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। सिंपल सी बात है। उन्होंने क्या बोला था? लॉ ऑफ मास एक्शन ने क्या बोला था कि जो रेट है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर स्टोइकियोमेट्री, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर स्टोइकियोमेट्री। लेकिन बच्चों क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है तो आप परफेक्टली यहाँ पे ए और बी एज ए स्टोइकियोमेट्री इन्वॉल्व नहीं कर सकते। आप कुछ भी लिख दो कि ए के ऊपर एक्स है और बच्चों बी के ऊपर क्या है? वाई है। तो मैंने जब उसको पूछा एक्स और वाई क्या है तो इन्होंने क्या बोला कि एक्स और वाई एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है और हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते जब तक एक एक्सपेरिमेंट वहां पे परफॉर्म नहीं होगा। आई होप इतनी बात क्लियर है। दूसरी बात, जब आप लिखेंगे रेट इज इक्वल टू, तो फिर से जब आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? रेट कांस्टेंट। यहाँ पे ए की पावर कितनी आ जाएगी बच्चे? एक्स, और बच्चों बी की पावर कितनी आ जाएगी? वाई। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। दैट इज कॉल्ड योर रेट लॉ। तो चलिए इसको डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं।
ये क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बता दिया मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रेज टू सम पावर व्हिच इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। सिंपल सी बात है बच्चे, रेज टू पावर सम ऑफ द कोफिशिएंट व्हिच इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। तो ये सिंपल सी बात है। तो अब अगर मैं रेट लॉ और बच्चे जो लॉ ऑफ मास एक्शन है उसको अगर मैं कंपेयर करूं तो वो क्या बोलता था कि अगर मान लो मेरे पास कोई एक रिएक्शन है, ये मेरे पास प्रोडक्ट है, तो रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन रेज टू पावर इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, पहली बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास एक थ्योरेटिकल लॉ था, लेकिन यहाँ पे रेट लॉ क्या बोलता था, रेट लॉ बोलता था कि रेट जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन रेज टू पावर सम ऑफ द कोफिशिएंट व्हिच इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। आप रिएक्शन देख के इस चीज को नहीं लिख सकते, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एक एक्सपेरिमेंटल फैक्टर ये होता है। ये बात आपकी सारी किसकी थी बच्चे, रेट लॉ की थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बात को ध्यान रखेंगे कि रेट लॉ में जितनी भी चीजें आएगी वो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो है वो डिफाइन की जाएगी। इतनी बात क्लियर है। एक हमारे पास चीज होती है जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ, क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से मेंशन किया डिफरेंशियल रेट लॉ। डिफरेंशियल रेट लॉ क्या होता है, देखो बेटा, ये हमारे पास क्या है बच्चों, रिएक्टेंट है। ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है। जब हमारे पास जो पहले वाला रेट था, पहले वाले रेट को क्या बोलते थे बच्चे, अगर रिएक्टेंट के लिए डिफाइन करना है उसके लिए लिखते थे माइनस का चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ये बोलते थे। जब आप वो जो डिफरेंशिएशन मतलब एक इंटीग्रेटेड रेट लॉ, या फिर आपके पास जो दूसरा था इंस्टेंटेनियस रेट लॉ, या फिर बेटा हमारे पास जो था एवरेज रेट लॉ, जब आप उसको रेट लॉ से कंपेयर कर देते हो, सुनना, जब आप एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को जब आप रेट लॉ से कंपेयर कर देते हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिएक्टेंट के लिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देखो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन टाइम को जब आप रेट से कंपेयर कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट, यहाँ पे ए के ऊपर एक्स और बच्चों बी के ऊपर कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा, बी के ऊपर कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो ये वाला जो हमारे पास चीज बन जाती है, इस वाली चीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिफरेंशियल रेट लॉ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों डिफरेंशियल क्यों लिखा, क्योंकि आपका रिएक्टेंट के लिए वो जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन टाइम था, वो हमने लिख दिया, और रेट लॉ भी हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इस इक्वेशन को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिफरेंशियल रेट लॉ। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब अगली बात आती है कि सर ये एक्स और वाई क्या होता है। एक्स और वाई को अगर मैं डिफाइन करूं तो बच्चे हमारे एनसीईआरटी में क्या लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है कि जो आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है उसकी जो ये स्टाइशियोमेट्री होती है, जो इनकी पावर होती है जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती है, तो अगर आप इनका सम करेंगे एक्स और वाई, उसी को हम क्या डिफाइन करेंगे बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे जो रेट लॉ उसकी जो कंसंट्रेशन है, उसकी जो पावर है, दैट इज एक्स और वाई, जब आप उनको ऐड करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अभी हम इस पॉइंट के बाद जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ध्यान रखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन टर्म्स होती है, उनकी जो पावर होती है, जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती है, उसको एक्स प्लस वाई को क्या बोलते हैं बच्चे आप, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दूसरी बात यहाँ पे के क्या होता है बच्चे, के जो हमारे पास होता है उसको हमने क्या डिफाइन किया, रेट लॉ। ये बात का ध्यान रखेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि जैसे सर रेट लॉ होता है, रेट लॉ में जैसे हमारे पास ए है और यहाँ पे बी और बी है, गिव राइज टू मेरे पास प्रोडक्ट होता है, तो आप रेट को क्या लिखते हैं बच्चे, रेट लॉ में रेट कांस्टेंट, यहाँ पे ए की वैल्यू एक्स और बच्चे बी की वैल्यू वाई। तो बेटा अब क्या एक्स और ए इक्वल हो सकता है क्या, इसकी जगह पे इसकी स्टाइशियोमेट्री आ सकती है, कि वाई की जगह पे बी आ सकता है क्या, मतलब वाई और बी स्टाइशियोमेट्री हमेशा इक्वल हो सकता है। तो सुनना, एक बात बोलता है कि एक्स और वाई मे और मे नॉट बी इक्वल, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है, हम अच्छे से इसको डिफाइन नहीं कर सकते। वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन कैन नॉट बी प्रिडिक्ट जस्ट बाय लुकिंग एट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल फैक्टर थोड़ी है, दैट इज थ्योरेटिकली बट इट कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ये सिंपल सी बात ये क्या बोल रहा है कि एक रिएक्शन को देख के कभी भी आप रेट लॉ जो है वो सर्टेनली डिफाइन नहीं कर सकते। आप सिंपल सा आप यहाँ पे रेट जो है वो कुछ भी एक्स और वाई लिख दो, यहाँ पे ए के ऊपर एक्स लिख दो और बी के ऊपर बच्चे वाई लिख दो, लेकिन आप इसको सर्टेनली डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसीलिए बोल रहा है कि जस्ट बाय लुकिंग एट ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन आप रेट लॉ जो है वो नहीं लिख सकते। आप ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई बता दो, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम जो है रेट लॉ के बेसिस पे जो एनसीईआरटी में जो चीजें लिखी है उसको रीड करना स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहली लाइन में लिखा है कंसीडर ए जनरल रिएक्शन। तो बेटा हमने जैसे हमने बी रिएक्शन कंसीडर करी थी कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है और गिव राइज टू सी है और बच्चों डी और डी है। आपको एक बात पता होनी चाहिए, कैपिटल ए कैपिटल बी सी और डी हमारे पास ये क्या है बच्चे, ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है। अब ये जो स्मॉल है ये ए बी सी और डी, इनको हम क्या बोलेंगे, स्टोइशियोमेट्री बोलेंगे। तो ये बात आपने समझ लेनी है। आपको क्या बोल रहा है, वेयर ए बी सी डी आर द स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई। अब रेट लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या लिखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी और रेज टू पावर एक्स एंड वाई विच इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। तो यही मैंने आपको डिफाइन की थी। और ये क्या बोलता है बच्चे, एनसीईआरटी क्या बोल रही है, वेयर एक्सपोनेंट एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए और बी। देखो याद करो, अभी पिछली स्लाइड में मैंने लास्ट में क्या बताया था आपको कि जो आपके पास एक्स और y है ये आपके स्टोइशियोमेट्री ए और बी के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इस बेसिस पे हमने क्या किया, रेट लॉ को डिफाइन कर दिया और रेट इज इक्वल टू यहाँ पे रेट कांस्टेंट, यहाँ पे ए की पावर x और बच्चे b की पावर y। आप टेंशन ना करो, अभी रेट कांस्टेंट को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, इसको अभी आप चलाते रहो, इसको मैं आखिरी में एक्सप्लेन करूंगा। ये मैंने आपको बात बता दी थी। तो एनसीईआरटी में भी वही चीज लिखी है। देखो बच्चों मैं साथ साथ में एनसीईआरटी भी करता चल रहा हूँ, जो कि आपको ऐसा ना लगे कि हमारा कुछ छूट रहा है। तो इस बात का आप ध्यान देंगे कि अगर आप एनसीईआरटी भी साथ साथ में करोगे तो आप नीट की तैयारी करो, जेई की तैयारी करो, क्या आता है भाई, हर टीचर आपको यही बोलता है कि एनसीईआरटी को अच्छे से तैयार कर लो। तो मैं आपको वही तो कर रहा हूँ। आपका बोर्ड का पेपर हो, नीट का हो, जेई का हो, एनसीईआरटी तो मस्ट है भाई, मस्ट है। इसके सारे के सारे क्वेश्चन और सारे के सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए। तो वही रीड हम यहाँ पे जो है वो बार बार कर रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगली बात बच्चे, डिफरेंशियल रेट लॉ मैंने क्या बताया था कि सर जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के लिए क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे रेट कांस्टेंट, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ए की पावर एक्स और बच्चों बी की पावर वाई। तो इस चीज को हमने क्या बोला बच्चों, डिफरेंशियल रेट लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या बोल रहा है अगला, दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन दैट इज 3.4b, इस वाली इक्वेशन को क्या बोलते हैं, नोन एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाती है पेपर में। अच्छा के को क्या बोल रहा है, के इज रेट कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। इसको आगे देखेंगे। नेक्स्ट बात ये क्या बोल रहा है, रेट लॉ। अब ये रेट लॉ को डिफाइन कर रहा है। रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच reaction rate is given in terms of molar concentration of reactant with each other raised to power which may or may not be stoichiometric coefficient of the reactant species in the balanced chemical reaction। देखो इन्होंने तो बड़ा कंफ्यूजिंग सी चीज डाली है और मैंने जो है आपको एक आसान सी डेफिनेशन बताई थी। वो क्या डेफिनेशन थी कि भैया जो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर सम ऑफ द कोफिशिएंट विच इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। आपको अगर एनसीईआरटी की डेफिनेशन प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप इस वाली डेफिनेशन को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं और रेट लॉ आपको डिफाइन करने को भी आता है। तो इस वाली चीजों की जगह पे आप उसको भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, इसको रीड मार लो, वीडियो को पॉज करके रीड कर लो और इसको भी आप लिख सकते हैं। आई होप समझ में आ गई। अगली बात ये क्या बोल रहा है, रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बाय मेरेबली लुकिंग एट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन थ्योरेटिकली बस जस्ट बाय डिटरमाइनिंग द एक्सपेरिमेंटली। ये क्या बोल रहा है कि जस्ट लुकिंग एट द रिएक्शन आप रेट लॉ को नहीं लिख सकते कि आपने रिएक्शन देखी और लिख दी। ये कोई थ्योरेटिकल फैक्टर नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है। पहले एक्सपेरिमेंट होता है, उस बेसिस पे जो है वो रेट लॉ जो है वो लिखा जाता है। तो ये हमने एनसीईआरटी की भी जो है रेट लॉ के बेसिस पे जितनी भी लाइंस थी वो सारी रीड कर ली है। तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये क्या बोल रहा है, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये बोल रहा है जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है इसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ना, इन दोनों की जो पावर का जो सम होता है, इन दोनों की पावर क्या है बच्चे, एक्स प्लस वाई, इन दोनों की जो पावर का सम है उसी को आप क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बस इस चीज को आपको डिफाइन करना है बच्चों। एक तो आपको रेट लॉ को डिफाइन करना आना चाहिए, दूसरा बच्चे आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी डिफाइन करना आना चाहिए। तो हमारी एनसीईआरटी में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में क्या लिखा है, तो चलिए इसको भी रीड कर लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा रेट लॉ था, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, यहाँ पे ए की पावर एक्स और बच्चे बी की पावर वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर indicate high sensitive, the rate is the change in the concentration of A and B, sum of exponent x and y give the overall order of reaction। तो सिंपल सी बात है ना कि x और y जो है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसको आप रीड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको डिफाइन भी किया है। तो ये क्या बोल रहा है, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन। ये बोल रहा है जो कंसंट्रेशन है ना A और कंसंट्रेशन ऑफ B है, इसकी जो पावर का जो सम होता है ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप वीडियो को पॉज करके इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे और जो इसकी डेफिनेशन है उसको भी अच्छे से याद करेंगे।
सबसे पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो वो एग्जांपल नंबर 3.3 है अपनी एनसीईआरटी का, और ये क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो भाई, मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एक एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड डिपेंड करता है, और जब तक उसके लिए रेट लॉ नहीं दिया होगा आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए बच्चे एनसीईआरटी में आपको क्या दिया है, एक पहला क्वेश्चन दिया है जिसका रेट लॉ आपको दे के रखा है। तो आपको क्या निकालना है बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और अब बच्चे बच्चे को पता चल चुकी है ये बात कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स होती है इनका सम होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बेटा इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है n इज इक्वल टू 1/2, और बच्चे इसकी पावर कितनी है बच्चों, 3/2। तो यहाँ पे 2 क्या होगा, कॉमन आएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 + 3 इज इक्वल टू यहाँ पे 2, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इसको जब आप कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सेकंड। तो ये इसको क्या बोलेंगे आप, ये चेक करना जरा यहाँ पे आंसर, तो ये क्या आ गया, सेकंड। तो आप क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और अगर वो पूछता है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए जो हमारे पास ऑर्डर आएगा वो उसको हम एक्स बोलेंगे, और वो कितना आएगा, 1/2। और बच्चे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी जिसको हम वाई बोलेंगे, और वो क्या होगा बच्चे हमारे पास 3/2। ये बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है बच्चे कि रेट इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या दे रखा है बच्चे, रेट लॉ दे के रखा है। तो हमारे पास इसको ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर कैसे निकलेगा, 3/2 प्लस यहाँ पे तो -1 है तो इसको माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 - 2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, तो 1/2, तो कितना आ जाएगा, 0.5। तो इसको आप हाफ ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। तो मैंने आपको बोला था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी होता है, जीरो भी आ सकता है, आपका नेगेटिव भी आ सकता है, आपका पॉजिटिव भी आ सकता है, और फ्रैक्शनल भी आ सकता है। तो ये फ्रैक्शनल ही आया है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो काफी आते हैं पेपर में। अगला क्वेश्चन हमारे पास सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है, और काफी अच्छा क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग का ये क्वेश्चन था 1 नंबर के लिए। ये क्या बोल रहा है, असर्शन क्या बोलती थी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो और फ्रैक्शनल। तो ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जैसे मान लो 3/2 हो गया। अच्छा, रीजन इसका क्या दे रहा है, वी कैन नॉट डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये भी सही है, और ऊपर से असर्शन की रीजनिंग ये जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या बोलता है, बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड रीजनिंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका जो आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था। क्यों, क्योंकि दोनों दोनों जो चीजें थी वो करेक्ट थी, और ये इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन था। तो चलिए बच्चों, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको रेट कांस्टेंट को बहुत अच्छे से डिफाइन करूंगा, तो अब हमारे पास टाइम आ गया है कि अब हम रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन थी, ए बी गिव राइज टू प्रोडक्ट, क्योंकि रेट हमारे पास किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ रिएक्टेंट पे, प्रोडक्ट पे हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। तो मैंने आपको बताया था कि रेट लॉ कैसे होता है बच्चे। अगर मैं इसी रिएक्शन का रेट लॉ लिखना चाहूँ तो मैं रेट कैसे लिख सकता हूँ, रेट इज इक्वल टू यहाँ पे रेट कांस्टेंट। अब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा रहा हूँ, क्योंकि अब आप इतना रेडी आप हो चुके हो कि आप प्रोपोर्शनैलिटी के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। तो मैंने ए लिखा और यहाँ पे बी लिखा। ये क्या है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन रेज टू पावर सम ऑफ द कोफिशिएंट एक्स एंड वाई विच इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। और मैंने आपको पिछली स्लाइड में क्या बताया था, जहाँ पे एक्स और वाई इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये मैं बता चुका था। लेकिन अभी भी हमने क्या नहीं पढ़ा था बच्चों, रेट कांस्टेंट नहीं पढ़ा था। तो बेटा रेट कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कितना लेते हैं बच्चे, 1 मोलर लेके देखते हैं। तो चलिए करते हैं जरा। इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 मोल, अगर बच्चों मैं इसको 1 मोल लेता हूं, या फिर और कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, 1 मोल लीटर इनवर्स, अगर मैं इसको 1 लेता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, रेट कांस्टेंट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चों इसकी जगह पे भी 1 आ जाएगा, और बच्चों इसकी जगह पे भी 1 आ जाएगा। तो 1 की पावर x कितना होता है 1, 1 की पावर y कितना होता है 1। तो रेट कांस्टेंट क्या बन गया, रेट बन गया। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। क्या, रेट कांस्टेंट भी, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, क्योंकि ये वाली जो चीज है वो आगे आर्हेनियस इक्वेशन में भी काफी ज्यादा आएगी, और वहां पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने बोला था कि रेट है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन वहां पे मैं रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड बताऊंगा। क्यों, क्योंकि बच्चों रेट कांस्टेंट भी, सुनना, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, रेट कांस्टेंट भी जो है वो किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। मतलब रेट कांस्टेंट भी एक तरह का रेट ही है, रेट कांस्टेंट भी एक तरह का रेट है। कब, जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना हो जाएगा बच्चों मेरे पास, 1 मोलर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात, सुनना बात को ध्यान से दोबारा। सर जब दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोलर हो गई, तो उस टाइम पे रेट कांस्टेंट कितना बन गया, रेट के बराबर बन गया। मतलब रेट कांस्टेंट भी एक तरह का रेट ही होता है, रेट कांस्टेंट भी एक तरह का रेट ही होता है। कब, जब कंसंट्रेशन ऑफ क्या बच्चे, रिएक्टेंट कितना हो जाता है, 1 मोलर। बस ये इसकी डेफिनेशन है कि जब दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 मोलर होगी तो रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, वो भी रेट ही कहलाएगा। तो इस बात को ध्यान से समझेंगे। तो चलिए इसको रीड करते जरा, ये क्या बोल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन एट
एट यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज रेट कांस्टेंट। यूनिट कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, जब वो कितना हो जाएगा बच्चों, 1 मोलर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। अब बच्चों इसको डिफाइन करने के बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है रेट कांस्टेंट के बारे में, वो उसकी यूनिट होती है। तो चलिए इसकी यूनिट को डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। भाई इसकी यूनिट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी यूनिट के लिए काम करते हैं। तो सब नेक्स्ट हम जो टॉपिक लिखते हैं बच्चे वो है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। देखो बेटा हमारे पास एक रिएक्शन थी, जैसे मान लो मैं एक रिएक्शन मानता हूँ ए गिव रेज टू प्रोडक्ट, ये हमारे पास रिएक्शन थी। अगर इसका रेट लिखेंगे तो रेट हमारे पास कितना हो जाएगा, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट ठीक है बच्चों, के है और यहाँ पे ए की पावर। अब देखो क्योंकि यहाँ पे एक ही है तो मैं इधर सिंपल एन भी तो लिख सकता हूँ, जहाँ पे एन क्या होगा बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। अब मुझे क्या करना है बेटा, मुझे क्या करना है, रेट कांस्टेंट की यूनिट को डिराइव करना है। तो उसकी यूनिट कैसे आएगी, जब आप इसको डिवाइड करेंगे, तो रेट कांस्टेंट और इसको हम डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे, रेट कांस्टेंट। मेरे पास क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट, रेट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर कितनी आ जाएगी बच्चों, मेरे पास एन आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो बेटा रेट की क्या यूनिट होती है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था रेट की क्या यूनिट होती है बच्चों, वो होती है हमारे पास मोलैरिटी। मोलैरिटी सेकंड इनवर्स, ये मैंने आपको बताई थी। या फिर बच्चे और क्या बोल सकते हैं इसको, और हम बोल सकते हैं मोल, मोल लीटर इनवर्स, क्योंकि ये क्या होता है बच्चे, मोलैरिटी की यूनिट और उसके बाद क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स। सिंपल सी बात है, सेकंड इनवर्स। ये बात समझ में आ गई। अच्छा यहाँ पे कंसंट्रेशन है बच्चों, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोलैरिटी होती है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मोलैरिटी की पावर एन लिख सकते हैं, या फिर और क्या लिख सकते हैं बच्चों इसको, मोल लीटर इनवर्स की पावर। मोल लीटर इनवर्स की पावर क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम यहाँ पे एन लिख सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बात चेक करेंगे, अगर मैं इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ बच्चों, अगर मैं इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ मोल लीटर इनवर्स या फिर मोलैरिटी को अगर मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, तो ये वाली चीज की पावर कितनी है बच्चे, 1, और ये वाली चीज की पावर कितनी है, n। क्योंकि ये सेम है, व्हेन बेसिस आर सेम, तो उसको मैं ऊपर जाके यहाँ पे क्या कर दूंगा बच्चे, जब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स की पावर कितनी थी बच्चे, मेरे पास 1 थी। और बच्चों जब ये नीचे वाली जो चीज है जब ये ऊपर जाएगी तो ये कितना बन जाएगा, 1 माइनस एन बन जाएगा। ये बात समझ में आई, 1 माइनस एन और यहाँ पे सेकंड इनवर्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो है वो एक एक्सप्रेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है कि यहाँ पे आपने जो है मोल लीटर इनवर्स, इसकी पावर 1 थी लेकिन यहाँ पे वैल्यू एन है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एन। जहाँ पे एन क्या होता है बच्चों, एन हमारे पास होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने एन क्या पुट किया था, एन मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पुट किया था। सुनना बात को, अगर आपको ये चीज नहीं आई है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये वाली चीज आपको, ये वाला एक्सप्रेशन आपको नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप जस्ट इस एक्सप्रेशन को जो है वो अच्छे से याद रखेंगे। तो इसके बेसिस पे जो है वो अलग अलग ऑर्डर पे मैं रेट कांस्टेंट की यूनिट्स बताऊंगा। तो एक बात को ध्यान रखेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है इट इज ऑर्डर्ड बेस। ऑर्डर्ड बेस का क्या मतलब है, जैसे जैसे अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगी वैसे वैसे मेरे पास यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट भी चेंज होगा। तो मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, रेट कांस्टेंट की क्या यूनिट होती है बच्चों, मोल लीटर इनवर्स की पावर क्या होता है बच्चों, 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। ये भी लिख सकते हैं, या फिर और क्या लिख सकते हैं बच्चों इसको, अगर मैं 1 माइनस एन को एक एक से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब मोल में भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, लीटर में भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं खोलूंगा इसको तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे मोल की पावर कितनी लग जाएगी बच्चे, मोल की पावर, देखो मोल की पावर हमारे पास कितनी लग जाएगी, देखो इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा मोल की पावर 1 माइनस एन। मोल की पावर कितनी आ जाएगी बच्चों, 1 माइनस एन आ जाएगी, मोल 1 माइनस एन। ये बात समझ में आ गई। अच्छा उसके बाद क्या आ जाएगा, लीटर, क्योंकि यहाँ पे बच्चों -1 है तो जब ये अंदर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, n-1, क्योंकि यहाँ पे जो साइन है वो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा और यहाँ पे सेकंड इनवर्स। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मोल की पावर कितनी चल जाएगी, 1 माइनस एन। लीटर की जगह जब आप करोगे तो ये क्या बन जाएगा, n-1 और यहाँ पे सेकंड इनवर्स। तो ये वाला एक्सप्रेशन अगर आपको डेरिवेशन याद नहीं है तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो आपको अच्छे से याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। अब सुनना बच्चे, जहां पे n हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो अलग अलग ऑर्डर के लिए हमारे पास रेट लॉ की एक्सप्रेशन क्या क्या आएगा वो हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका क्या मतलब है बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब n इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है बच्चे, n इज इक्वल टू 1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इतनी बात क्लियर है बच्चों। अब n इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं या 1/2, कुछ भी आप लिख सकते हैं, आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे बच्चे, सेकंड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपको सिंपल सी बात क्या करनी है बच्चों, n की वैल्यू 0 पुट करो और वो किसके लिए आ जाएगा, रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन किसके लिए आ जाएगा, जीरो ऑर्डर के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, मोल
लीटर इनवर्स की पावर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स, तो ये 1 माइनस 0 कितना होता है, ये तो 1 नहीं होता ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप यहाँ पे ध्यान से चेक करो, यहाँ पे बच्चों ध्यान से चेक करना, ये तो हमारे पास वही यूनिट नहीं होती जो रेट की होती है, क्योंकि रेट की यूनिट भी मैंने आपको क्या बताई थी बच्चों, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि सुनना, अगले अगले पेज में मैं लिखता हूँ, सुनना, यूनिट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का क्या मतलब है, दैट इज के फॉर फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड रेट, एंड रेट इज सेम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात है ये क्या बोल रहा है कि अगर आप जीरो ऑर्डर के रेट की बात करते हो, रेट कांस्टेंट की बात करते हो जीरो ऑर्डर के लिए, वो क्या था बच्चों, वो था मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये बात समझ में आ गई। और बच्चे रेट की अगर मैं बात करता हूँ तो रेट हमारे पास क्या था, देखो रेट को अगर मैं डिफाइन करूँ क्या होता था, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद चेंज इन टाइम। तो बच्चे कंसेंट्रेशन क्या होता था, ये हमारे पास होता था मोल लीटर इनवर्स, और टाइम हमारे पास क्या होता था सेकंड, तो नीचे से ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेकंड इनवर्स, तो ये वही रेट बन जाता था, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये बन जाता था मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और ये काफी बार, ये वाली लाइन काफी बार आपकी सीबीएसई में आई है, सीबीएसई में आई है, आपके नीट में आई है, आपके जेई में काफी बार आई है, और आपके एचपी बोर्ड में भी ये जो लाइन है वो काफी ज्यादा बार आई है कि अगर मैं जीरो ऑर्डर की रेट कांस्टेंट की बात करूं और रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, इन दोनों की यूनिट जो है वो बिल्कुल सेम होती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगली जो बात मैं करने वाला हूं वो है n इज इक्वल टू 1, दैट इज योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा बच्चों, हमारे पास रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू मोल, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस एन था, तो मैं 1 माइनस 1 और यहाँ पे सेकंड इनवर्स। अब बच्चों 1 माइनस 1 कितना होता है, जीरो होता है, तो यहाँ पे एनीथिंग रेज टू पावर जीरो, बच्चे यहाँ पे जीरो होगा तो एनीथिंग रेज टू पावर जीरो कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स। ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है, काफी फेमस क्वेश्चन है कि अगर मान लो मेरे पास रेट कांस्टेंट जो है वो है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 सेकंड इनवर्स। अब आपको पूछ देंगे बताओ कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो ये कौन सी ऑर्डर है बच्चे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, n इज इक्वल टू 2, मतलब मैं सेकंड ऑर्डर के लिए पूछ रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है ना बच्चे, यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, तो करके देखते हैं जरा इसको क्या बनता है। यहाँ पे रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स, मोल मोल लीटर इनवर्स, लीटर इनवर्स की पावर कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। अब 1 माइनस 2 कितना होता है बच्चे, माइनस 1, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स की पावर माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। अब जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू मोल मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। क्यों, क्योंकि जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1, और जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस कितना बन जाएगा, प्लस, और यहाँ पे सेकेंड इनवर्स। तो ये हमने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किया है अभी तक जो किया है। सबसे पहले हमने देखा था कि ये रेट लॉ क्या होता है, उसके बाद हमने देखा ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और उसके बाद हमने क्या देखा, रेट कांस्टेंट क्या होता है। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है 3.4 एग्जाम्पल का, आपके एनसीईआरटी का, और ये क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। आपके पास रेट कांस्टेंट दे के रखा है, तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो बेटा लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो अभी हमने क्या निकाला था कि सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सॉरी जीरो ऑर्डर के लिए क्या था बच्चे, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये किसके लिए था बच्चे, जीरो ऑर्डर के लिए। दूसरा हमने क्या निकाला था उसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था बच्चे, सेकंड इनवर्स। और तीसरी चीज हमने किसके लिए निकाली थी, सेकंड ऑर्डर के लिए। बच्चों तीन रेट तो आपको डायरेक्ट पता होने चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखा था हमने बच्चों, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो ये बात आपको पता चल गई। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो ये किसका है बच्चे, ये हमारे पास है सेकंड ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। दूसरा आपको क्या दिया है, सेकंड इनवर्स, बच्चे बच्चे को पता है ये किसकी है बच्चे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात ही कर रहा है। तो ये काफी आसान एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका हुआ करता था। नेक्स्ट जो है, अगले दो क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहले हम नीचे वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये जो था आपका टीबीएससी 2025 का क्वेश्चन है, और ये एचपी बोर्ड में भी काफी ज्यादा आता है। ये क्या बोलता है, यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम फॉर, ये बोल रहा है कि रेट की यूनिट और रेट कांस्टेंट की यूनिट किसके लिए सेम है बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अभी मैंने आपको बताया था किसके लिए बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। वैसा ही डिट्टो क्वेश्चन हमारा सीबीएसई 2024 में भी आया था। देखो 24 में भी वही क्वेश्चन और 25 में भी वही क्वेश्चन था। तो चलिए इसको भी रीड करते हैं जरा, किस तरीके से था ये बोल रहा है, असर्शन क्या है,
A unit of rate constant for zero order reaction and rate of are same। ये बोल रहा है जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट और रेट की यूनिट बिल्कुल क्या है, सेम है। अब इसकी यूनिट, अब इसका रीजन क्या दे रहा है, ये क्या बोल रहा है, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये क्या बोल रहा है, सुनना बात को ध्यान से, जैसे रेट है, सुनना इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखो बच्चों, हमारे पास जैसे मान लो रेट है, रेट इज इक्वल टू क्या है बच्चे, रेट कांस्टेंट है। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है बच्चे, जीरो है। अब आप मुझे खुद बताओ, जब ए की वैल्यू जीरो है, एनीथिंग रेज टू पावर जीरो, तभी तो होगा ना जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इसकी पावर कितनी है बच्चे, जीरो है, तभी तो होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और बच्चे एनीथिंग रेज टू पावर जीरो कितना होता है, वन होता है। तो रेट किसके बराबर आ जाएगा बच्चे, रेट हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, रेट कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। तो बच्चे सिंपल सी बात है, जो रेट की यूनिट होगी वही तो रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी। तो बस आपका रीजन भी वही बोल रहा है कि इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये बोल रहा है कि इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, इस पे डिपेंड ही नहीं करता, किस पे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसकी असर्शन और रीजनिंग दोनों करेक्ट थी, तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। बच्चों इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम रेट लॉ के बेसिस पे जितने भी टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल होंगे, यहाँ पे हम चार टाइप्स के न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं, 1, 2, 3 और 4। रेट लॉ के बेसिस पे जो भी चार तरह के न्यूमेरिकल होते हैं, जो भी आपके नीट में, जेई में या बोर्ड्स में आ सकते हैं, वो मैं आपको सारे एक एक करके बता दूंगा, और सारे के सारे एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे होंगे। तो अगली वीडियो, इस वीडियो के बाद जो अगली वीडियो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वहां पे हम ढेर सारे न्यूमेरिकल जो है वो एनसीईआरटी के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।